कोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हरिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्स्वस्तनु बिर्वशेवहिदे वहितञ्जदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिरेवाजतरा नक्ष अतराभिः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखिल भारतीय साहित्य परिषद कर्णावती एकम द्वारा અહીંયા આયોજિત ભારતીય જ્ઞાન પરંપરા અને સાહિત્યકાર સન્માન સમારંભમાં આજના સમારંભના અધ્યક્ષ અને મુખ્ય વક્તા આદરણીય શ્રીધર પરાડકરજી એમનું હું ગુજરાત વિદ્યાપીઠ અને અહીંયા આગળ અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદ વતી હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું. શ્રીધરભાઈ અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદના મુખ્ય સંગઠક છે. એમનું ઘણું કામ એવું રહ્યું છે કે સાહિત્ય પ્રત્યે ભારતીય ભાષાઓમાં જે રચાતા સાહિત્ય છે એના પ્રત્યે એમણે બહુ નિષ્પત્તિ કામ કર્યું છે અને બહુ સારી રીતે એનો પ્રચાર અને પ્રસાર આ તબક્કે કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને આ સમારંભમાં ઉપસ્થિત આદરણીય વિષ્ણુભાઈ પંડ્યા સાહેબનું પણ હું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. આદરણીય ઉષાબેન ઉપાધ્યાય એમનું પણ હું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. ખ્યાતિબેન વર્ષાબેન અને બળદેવભાઈ આખો ઉપક્રમ જેમણે આપણી માટે રચી આપ્યો છે તે બધા અને બહારથી અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદના આવેલા બધા મિત્રો ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી જે અધ્યાપક મિત્રો વિદ્યાર્થીઓ જોડાણા છે તે બધા મિત્રો અને એમને પણ હું અહીંયા આગળ સ્વાગત કરું છું. ખાસ તો જે સાહિત્યકાર સન્માન સમારંભમાં ઉપસ્થિત સુચિતાબેન ભટ્ટ, અલ્કેશભાઈ પટેલ, હરદ્વાર ગોસ્વામી અને જયંતભાઈ પંડ્યા એ પણ ખાસ અહીંયા આગળ ઉપસ્થિત રહ્યા. એમનું પણ હું હૃદયથી સ્વાગત કરું છું. ફરીને અહીંયા આગળ આપ આવ્યા છો અને આ કાર્યક્રમમાં એનો આપણે સંપૂર્ણ લાભ લઈશું. સૌનું હૃદયથી સ્વાગત કરી મારી વાત પૂરી કરું. આભાર. श्री श्रीधर पराडकर जी अखिल भारतीय साहित्य परिषद राष्ट्रीय संगठन मंत्री एवं उनके साथ आए धीरज भाई, सभी आमंत्रित मेहमान, आज इस वक्तव्य के साथ सर्जकों का सम्मान भी होने वाला है, तो वे सभी आमंत्रित सम्माननीय सर्जक का भी मैं अभिवादन करती हूँ, उनको नमस्कार करती हूँ. आज इस कार्यक्रम में उपस्थित दूर दूर से आए हुए सभी मेहमान एवं गुजरात विद्यापीठ और कुछ मेरी SLU कॉलेज की स्टूडेंट्स पर छात्र भी यहाँ भी उपस्थित हैं, उन सबका मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ. हमारे अहमदाबाद कर्णावती महानगर निगम के कुछ सदस्य भी यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसे कि उमेश भाई हैं, जैसे कि अमृत भाई हैं, आज परीक्षित भाई भी यहाँ पे पधारे हुए हैं. हमारी ख्याति बहन जो यहाँ पे बहुत सक्रिय रही है हमारे कार्यक्रम में, रितेश भाई और अभिषेक भाई जो पूरी टीम के साथ कार्यरत हैं. सर, मुझे कहते हुए बहुत आनंद होता है कि जब भी हम कोरोना काल में हमने कार्यक्रम किए थे तब पूरा जो कार्यक्रम है उसका रिकॉर्डिंग वो सब संभालने की जिम्मेदारी अभिषेक भाई और रितेश भाई ने ली थी. तो मैं उनके लिए स्पेशली आप सभी उनके लिए तालियां बजाइए, क्योंकि वो सारे कार्यक्रम रिकॉर्ड है हमारी YouTube चैनल पर. तो आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद के बारे में यहाँ पे कुछ छात्र भी उपस्थित हैं, मेहमान भी उपस्थित हैं. थोड़ा सा परिचय मैं सर देना चाहूँगी. आदरणीय उषा बहन और विष्णुभाई पंड्या सर, क्षमा
તમારા નામ જો હું ભૂલી જાઉં તો સંજયભાઈ તો છે જ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद भारतीय भाषाओं का एक देशव्यापी संगठन है। इसकी स्थापना 27 अक्टूबर 1966 को दिल्ली में हुई थी। उसी वर्ष इसका राष्ट्रीय अधिवेशन प्रसिद्ध साहित्यकार जैनेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। सरदार जीत को इसके संगठन का दायित्व दिया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष त्रिभुवन नाथ शुक्ल हैं, जबकि संगठन का पूरा जो कार्यभार है अभी हमारे आज के मुख्य वक्ता जो संगठन मंत्री हैं श्रीधर पराडकर जी, दादा के लिए आप जोरदार तालियों से अभिवादित किए, वो संभाल रहे हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में 21 प्रांतों में यह कार्य हो रहा है। इसका नाम तो भारतीय साहित्य परिषद रखा गया था। इसकी अध्यक्षता के लिए सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार जैनेंद्र कुमार का नाम सर्वसम्मति से तय भी हुआ है। उन्होंने ही इसकी पहली आम सभा की अध्यक्षता की थी। बाद में इसका कार्य विस्तार हुआ और इसे अखिल भारतीय साहित्य परिषद नाम दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है। संघ की ओर से समय समय पर पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को इस संगठन का कार्य सौंपा भी जाता है, जैसे कि हमारा जो कर्णावती महानगर इकाई कार्यरत है, बिल्कुल वैसे ही। प्रांतीय एवं स्थानीय स्तर पर कार्यरत परिषद की सभी इकाइयों को संगठन की दृष्टि से संबद्ध करने हेतु अखिल भारतीय साहित्य परिषद न्यास का गठन 1998 में किया गया। इसका पंजीकृत केंद्रीय कार्यालय बाबा साहब आप्टे भवन, देशबंधु गुप्त मार्ग, नई दिल्ली में हुआ। अब अखिल भारतीय साहित्य परिषद जो कर्णावती महानगर इकाई के जो सदस्य हमने जो 2019 से सर यहाँ पे जो कार्य किया, उसमें 2 ऑफलाइन कार्यक्रम हमने SLU आर्ट्स एंड HNP ठाकुर कॉमर्स कॉलेज में, हमारी कॉलेज में जिसके मेरी कॉलेज में किया, और उसके बाद कोरोना काल में हम सभी सदस्य ने मिलकर ऑनलाइन कार्यक्रम यानी कि व्याख्यान कार्यक्रम किया, जिसमें कई स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए थे और कई सर्जक मित्र भी उसमें भागीदार हुए थे, यानी कि सम्मिलित हुए थे। क्या है इस अखिल भारतीय साहित्य परिषद का उपक्रम क्या है? तो सबसे पहले कि विद्यार्थी छात्राओं के लिए कुछ ना कुछ वर्कशॉप किया जाए, सर्जकों का सम्मान किया जाए, संगोष्ठी की जाए, अच्छे ज्ञानप्रद जो विद्वान वक्ताओं के वक्तव्य रखे जाए। इसी हेतु से अखिल भारतीय साहित्य परिषद कर्णावती महानगर एकम 2019 से अभी तक कार्यरत है। आज हम श्रीधर पराडकर जी को हम सुनने वाले हैं। यह हमारा सद्भाग्य है कि स्वयं दादाजी चल के हमारी इस कुटिया में गुजरात विद्यापीठ की कुटिया में आज पधारे हैं, तो हम ज़्यादा वक्त न लेते हुए आज उनको सुनेंगे और साथ ही सर्जकों का सम्मान, उसका आनंद भी पाएंगे। आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। हमने हृदयपूर्वक सूत माला है पहनाई, वह सूत नहीं उसका उमंग है हमारा, स्वीकार कीजिएगा आप बड़े मन से, उसे बुनने में काफी जतन लगा है हमारा। और जीवनी पाठशाला जैसी पुस्तकों के लिए संपादक की भूमिका निभाई है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद और गुजरात विद्यापीठ परिवार आपको सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति कर रहा है। माध्यमों के लिए आपने पत्रकारिता की है, घटनाक्रम, पैनमैन, उघड़ता सप्ताह, 1 मिनट, अपील गुलाल, स्पंदन जैसे कई स्तंभलेख लिए हैं। राजकीय विश्लेषक के रूप में अनेकों बार जी न्यूज,
इंडिया टीवी, एबीपी अस्मिता, CNBC जैसे ख्यातनाम न्यूज चैनलों का डिबेट कार्यक्रमों से जुड़ते रहे हैं। आपकी प्रमुख पुस्तक लेखन भारतना पंचोतेर चिंतकों विचारकों और योग एक अनोखी जीवन दृष्टि आप विश्व संवाद केंद्र और नई सवार न्यूज के द्वारा देवर्षि नारद सम्मान और समाज नायक सम्मान के हिम्मत वाला तरबतर काव्यायन संस्कृत नाम के सब लेखन लिख रहे हैं। आपने लगभग 10 देशों में सांस्कृतिक यात्रा की है। अनेक धारावाहिक और फिल्मों के लिए आपने कथा, पटकथा और गीत लिखे हैं। आप गुजरात सरकार का प्रतिष्ठित युवा गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित है। गुजरात साहित्य अकादमी आत्मनिर्भर गुजरात अवार्ड दिल्ली साहित्य अकादमी से भी सम्मानित है और आज अखिल भारतीय साहित्य परिषद के सम्मान से भी सम्मानित हो रहे हैं। आयो फाउंडेशन और बालिकाओं के विकास के लिए बिंदी प्रोजेक्ट के साथ मिलकर काम कर रही है। आपकी प्रथम पुस्तक माय सिग्नेचर स्टोरीज के साथ आपने पुस्तक लेखन की ओर रुख किया है। हम आपको सम्मानित करते हुए गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां सुचिता बहन। मंच पर विराजमान गुजराती के वरिष्ठ साहित्यकार विष्णु भाई पंड्या जी, उनको जब मंच पर बैठने को कहा तो वो कह रहे थे कि मेरी क्या जरूरत है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम करते हैं तो मंत्र पहला ही है कि ग्राम देवता अभियान वहाँ, तो बिना ग्राम देवता के कार्यक्रम हो नहीं सकता। देश विदेश में साहित्य लेकर विदेश का यात्राएं करने वाली डॉक्टर उषा उपाध्याय जी, भानु भाई जी और संजय जी, ऐसे ही सभाकक्ष में उपस्थित साहित्यकार, साहित्य सेवी, साहित्य प्रेमी भाइयों और बहनों, एक संशोधन वर्षाबेन के प्रतिवेदन में करना है कि वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील चंद्र त्रिवेदी है, संस्कृत के विद्वान हैं, लखनऊ उनका निवास है, त्रिभुवननाथ शुक्ल जी के बाद वो बने हैं, तो ये संशोधन आपके इसमें हो जाए। ख्याति जी कह रही थी कि बहुत समय बाद अहमदाबाद आए हैं। अगर अहमदाबाद आने में ज़्यादा देर हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार यही लोग हैं। बलदेव भाई मोरी और ख्याति जी से कम 3-4 साल से मैं पीछे लगा था कि भाई अहमदाबाद में कोई कार्यक्रम करिए, तो इन लोगों ने देर की है उसमें। आज जो विषय यहाँ चर्चा के लिए रखा है, भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा यानी हमारी परंपरा। आज साहित्यकार परेशान है कि वो लिखते हैं लेकिन उसको पढ़ने वाले लोग कम मिलते हैं। प्रकाशक परेशान है कि पुस्तकें बिक नहीं रही हैं, और पाठक परेशान है कि उसको अच्छी किताबें नहीं मिल पा रही हैं। सब परेशान हैं, लेकिन उस सारी कठिनाई के पीछे का मूल कारण ढूंढने की आवश्यकता है। और उसको अगर अपन देखेंगे तो आज भी दिखाई देगा कि साहित्यकार भी हैं, प्रकाशक भी हैं, और साहित्य के ऐसे पाठक भी हैं जो 800 रुपए की पुस्तक लेकर के पढ़ते हैं। गुजराती भाषा के, कन्नड़ भाषा के साहित्यकार हैं भैरप्पा जी, अहमदाबाद कई बार आना हुआ है। उनका एक ही उपन्यास केवल आवरण 50 से अधिक बार
कन्नड़ भाषा में प्रकाशित हो चुका है। 300 प्रतियां एक बार छपती हैं, सामान्य तो वो नहीं बिकती हैं, और 3-3 हजार के 50 संस्करण केवल कन्नड़ में निकले हैं। और भारत की कोई भाषा ऐसी नहीं बची है जिसमें उनका अनुवाद न हुआ हो और 10-10, 12 संस्करण नहीं निकले हों। अगर पाठक नहीं है, पाठक की जेब में पैसा नहीं है, तो इनकी किताबें कहाँ जा रही हैं? क्यों लोकप्रियता उनको मिल रही है? गुजराती भाषा के बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं ध्रुव भाई भट्ट। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा 2000 में उनको दिल्ली में सम्मानित भी किया गया था। उनकी भी अनेकाधिक पुस्तकों का अनुवाद हुआ है और हिंदी में कई बार उनका संस्करण प्रकाशित हुए हैं। उसको पाठक कहाँ से मिलते हैं? मराठी में शिवाजी सावंत की कृति है मृत्युंजय, सबने पढ़ी होगी यहाँ जितने बैठे हैं, मेरे को विश्वास है। उसके मराठी में 28 संस्करण निकले हैं, 850 रुपये कीमत है, सारी भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनके लिए पाठक कहाँ से आते हैं? इनके लिए प्रकाशक पुस्तक छापने को क्यों तैयार होते हैं? इनके ऊपर कार्यक्रम क्यों होते हैं? इसका अगर हम विचार करेंगे तो जो मेरे ध्यान में बात आती है कि लोगों को पढ़ने के बाद लगना चाहिए कि इसमें कुछ हमारी बात है, हमको इसमें कुछ मिला है, तो पाठक उस चीज को पढ़ेगा। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, उसमें नाटक में क्या क्या दिखाया जाना चाहिए, मंच कैसा बनाना है, उसकी व्यवस्था क्या, वो सब लिखा है। लेकिन एक अध्याय में उन्होंने ये लिखा है कि नाटक में क्या क्या नहीं दिखाया जाना चाहिए। और आज साहित्य में केवल वही सब लिखा जा रहा है जो नाट्य भरत मुनि ने मना किया हुआ है। अगर आप मनुष्य के मन की भावनाओं के, आप यानी आप लोग नहीं, साहित्यकार मनुष्य के मन की भावनाओं के विपरीत लिखेगा तो फिर साहित्यकार का तो नुकसान होगा ही होगा, साहित्य का भी उसमें नुकसान होता है, पाठक का भी नुकसान होता है। प्रश्न ये है कि हमारी भारत की साहित्य परंपरा क्या है? तो भारत में जो माना गया कि कुछ इस संसार में कुछ भी नया नहीं होता है, सतयुग से लेके कलयुग आज तक मनुष्य है, और मनुष्य जब तक रहेगा तब तक वो इसी प्रकार की गतिविधियां करता रहेगा, अच्छी भी बुरी भी। केवल करने वाला बदलता है, कभी उसका नाम रावण हो जाता है, कभी उसका नाम दुर्योधन हो जाता है, कभी उसका नाम कंस हो जाता है, आज का भी कोई नाम हो सकता है। मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके अधीन जीवन जीता है, और तब उसके द्वारा इस प्रकार की गतिविधियां होती हैं जिससे लोगों को कष्ट होता है। और ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं कि उसका शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति और उसकी गति जो है दोनों पशु के समान है। अपने तो कहा भी क्या है कि कला साहित्य भी इन जो है वो साक्षात पशु के समान है, केवल कुछ भर उनको न कुछ भर उनको नहीं है। हमारे यहाँ ये माना गया है, हमारा साहित्य की परंपरा प्रारंभ होती है वेदों से, और उस समय के ऋषि मुनियों ने जीवन के शाश्वत मूल्य क्या होंगे जो मनुष्य को मनुष्य बनाएंगे, त्याग, सेवा, समर्पण, प्रेम, श्रद्धा, ये चीजें जो हैं ये मनुष्य को मनुष्य बनाती हैं। बाकी तो सब एक समान नहीं होते हैं, और जिनको इस तरफ प्रयास नहीं किया जाता वो फिर दूसरी प्रवृत्ति की तरफ स्वाभाविक है वो जाते ही हैं। मेरे को अभी तक इतने वर्षों में देश विदेश में घूम रहा हूँ,
कहीं पर भी जुआ सिखाने का महाविद्यालय या विद्यालय नहीं दिखाई दिया, लेकिन जुआ खेलना असंख्य लोगों को आता है। शराब पीना सिखाने का स्कूल नहीं दिखाई देता, अपने आप सीखते हैं। तो मनुष्य जितनी दुष्प्रवृत्तियां हैं, जैसे पानी की गति होती है कि जैसे ही आप उसको छोड़ेंगे तो जिधर ढलान होगी उधर वह अपने आप चला जाता है। ऐसे मनुष्य का मन भी जिधर ढलान होता है, मतलब शरीर को जिसमें आराम मिलता है, सुख मिलता है, उसकी तरफ जाता है। आप लोग विद्यार्थी हैं, अच्छी तरह जानते हैं, कुछ को थोड़ा अनुभव होगा, बड़े बैठे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ा इससे। परीक्षा के दिनों में मालूम होता है कि कल पेपर देने जाना है, सवेरे उठकर एक बार रिवीजन करना है, अलार्म लगाते हैं। लेकिन जब सवेरे 4 साढ़े 4 बजे अलार्म बजता है तो लगता है कि 2 मिनट और, उसको बंद कर देते हो। फिर वो 2 मिनट कितने लंबे होते हैं, कितने वर्षों से चल रहा है। अब आजकल पता नहीं, थोड़ी पद्धति बदली। हमारे समय जब रिजल्ट हाथ में आता था तब ये सोचा जाता था इस बार नंबर कम मिले हैं, 2 महीने की छुट्टियां होती थी परीक्षा के बाद। इन 2 महीने की छुट्टियों में इतना पढ़ेंगे कि अगले साल फर्स्ट क्लास आएगा ही आएगा। एक दिन गुजरता था, फिर लगता था नानी के यहाँ जाएंगे, कहीं शादी ब्याह। 2 महीने कब निकलते थे वो तब मालूम पड़ता था जब अगले साल का रिजल्ट हाथ में आता था। तो मनुष्य अपनी ऐसी प्रवृत्तियों से नहीं हटता है, स्वाभाविक रूप से उधर जाता है, उधर ले जाना पड़ता है। इसलिए हमारे भारतीय साहित्य ऋषि मुनियों ने जीवन के शाश्वत मूल्य बताए हैं, और उन जीवन के शाश्वत मूल्यों का निरूपण साहित्य में होना चाहिए जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। किस ढंग से होना चाहिए और किस तरीके से लोगों के सामने रखे, इसका मैंने उदाहरण भरत मुनि का भी दिया है और आजकल के साहित्यकारों का भी दिया है। एक साहित्य की थोड़ी सी व्याख्या यहाँ ख्याति ने भी की है। साहित्य के बारे में एक और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, कि समाज का चेहरा दिखाता है। ये ठीक है, लेकिन दर्पण में चेहरा क्यों देखा जाता है? क्योंकि दर्पण में चेहरा देखने के बाद अगर कुछ मेकअप किया जा सकता हो, उसको ठीक ठाक किया जा सकता हो, दोष दूर किया जा सकता हो तो करना चाहिए। लेकिन यदि चतुर लोग उस दर्पण का उपयोग चेहरा टेढ़ा दिखाने में ही करें, अहमदाबाद का पता नहीं लेकिन गाँव में मेले अभी भी लगते हैं और उसमें हंसी घर करके एक आता है, और उसमें आप जाएंगे तो एक शीशे के सामने खड़े रहेंगे तो आप खजूर जैसे लंबे दिखाई देंगे, एक शीशे के सामने आप ऐसे गोल मटोल सेठ जी जैसे दिखाई देंगे। किसी में नीचे का हिस्सा पतला, ऊपर का बड़ा, किसी में सर बड़ा, बड़े विचित्र विचित्र है। सब दर्पण है, सब क्या दिखा रहे हैं? छवि दिखा रहे हैं। किसकी दिखा रहे हैं? एक ही व्यक्ति की, लेकिन कितने कितने भांति की। तो आज का जो साहित्य आ रहा है, जिसके बारे में लोग चिंतित हैं, जिसकी चर्चा मैंने की, साहित्यकार भी चिंतित है, कोई पढ़ नहीं रहा, तो वो इसी प्रकार के दर्पण है जो मन समाज का चित्र आड़ा टेढ़ा करके सामने दिखा रहे हैं। और जब समाज को आप आड़ा टेढ़ा दिखाओगे तो समाज दर्पण देखने आएगा क्यों? जब उसको मालूम ही है कि मैं ऐसा बदरूप हूं और मैं ठीक नहीं हो सकता, क्यों देखेगा वो? तो दर्पण का काम जो है वो उसकी वास्तविक छवि को दिखाना है, और छवि देखने वाले का काम है कि उसमें देखकर अपना ऐसे नुक्स जिसको हम दूर कर सकते हो, ब्यूटी पार्लर वाली बात नहीं कर लेना, छोटा मोटा बाल ठीक कर लिए हैं, कपड़े ठीक कर लिए हैं, इतना किया जा सकता है, और यही साहित्य का काम है। भारत की साहित्य परंपरा में यही है कि तब से लेकर अब तक साहित्य में जीवन के जो शाश्वत मूल्य है वो ही सामने रखने की परंपरा रही है। समय बदलेगा, मैंने कहा कि समय बदलता है, व्यक्ति बदलता है,
कर्ता बदलता है, कर्म वही रहता है। तो उसके सामने उस समय की भाषा में उन्हीं जीवन के शाश्वत मूल्यों को रखने की जरूरत होती है ताकि वो समझ सके। जब ऐसा लगा हमारे यहाँ के विद्वानों को कि वेद समझ में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने उपनिषदों की रचना की, जिनको वेदांत भी कहा जाता है। लेकिन वेदांत में कहा क्या गया? सब वही चीजें बताई जो वेद में थी। फिर लगा कि इससे भी समझ में नहीं आएगा, तो फिर पुराण निकाला गया, कथा के माध्यम से लोगों तक बात पहुंचाई गई। कौन सी बात पहुंचाई गई? वही। फिर लगा कि यह भी कठिन जा रहा है या भ्रम निर्माण हो रहे हैं, तो फिर रामायण और महाभारत लाए गए। उद्देश्य एक ही था कि मनुष्य अच्छे से अच्छे, सबसे अच्छा आदमी कैसा हो सकता है। व्यास वाल्मीकि जी ने उसी के लिए तो रामायण की रचना की ना। और जितने साल मानता हो मान लो, तब से आज तक और दूसरा कोई ऐसा चरित्र सामने नहीं रख सका है साहित्य, भारत के बाहर का भी, भारत के अंदर का, और प्रयास भी नहीं हुआ है कि राम से अच्छा आदर्श चरित्र दिखा सके। और व्यास जी ने महाभारत में तो सब कुछ लिख दिया। जैसा मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बदलता है, ऐसे व्यास जी ने जितनी प्रवृत्तियां हो सकती उसका वर्णन महाभारत में किया। अकेला महाभारत पढ़ लो और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। और यह भी कहा गया कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम। अब जो कुछ भी लिखा जाएगा वो सब व्यास जी का झूठा, वो पहले लिख चुके हैं। और हमारे यहाँ भी वही परंपरा चली आ रही है कि नया कुछ नहीं है, जीवन के वही शाश्वत मूल्य है। उसको आज की बात परिभाषा में, आज की शब्दावली में लिखा जाना चाहिए। और अगर वो लिखते हैं और तरीके से लिखते हैं, तभी साहित्य का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होगा। लेकिन आज जितने हमारे पुराने खलनायक हैं, वो आज के साहित्यकारों के नायक बने हुए हैं, हीरो बने हुए हैं। भी द्रोणाचार्य पे लिखेंगे, कर्ण पे असंख्य किताबें हैं, कई पर लिखेंगे। और फिर वो जो आजकल के परिभाषा है कि वो पीड़ित थी और वो बेचारी कष्टप्रद थी, शबरी हो तो दलित थी, पता नहीं कहाँ आज की इसमें निकाल करके, और लोगों तक संदेश नहीं देना है। उस रामायण को कंडेम करने के लिए सारा साहित्य लिखा जाता है। तो उसका अब अगर आप खलनायक लोगों के सामने रखेंगे आदर्श के रूप में राम की जगह, तो यही होगा। यही राजकोट का ही मेरे को प्रसंग है। एक लिटरेचर कोर्स में राजकोट विश्वविद्यालय में गया था, सहायक प्राध्यापकों का था। बाद में बातचीत में एक सहायक प्राध्यापक महोदय ने पूछा कि राम का ही महिमा मंडन होता है, रावण का क्यों नहीं होता? वो तो अधिक वीर था, वो जो आजकल के सारे तर्क, अधिक वीर था, अधिक संपन्न था, अधिक शक्तिशाली था, और उसने ब्रह्मांड जीता था, उसके बारे में क्यों नहीं बताया जाता? अब उस समय मैंने उत्तर नहीं दिया। 2-4 लोगों से बातचीत करने के बाद उसी को जब नंबर आया, मैंने पूछा तुम्हारा विवाह हुआ है? बोले हाँ हुआ है। बच्चे? बोले वो भी हैं। मैंने कहा ये बताओ तुम अपने बेटे को रावण बनाना चाहोगे कि नहीं? बोले नहीं। क्या बनाओगे? बोले राम। तो मैंने कहा तुम तो बेटे को राम बनाना चाहते हो और हमसे कह रहे हो कि हम रावण का महिमा मंडन करें। मतलब हमारे अंदर कुछ है, हमारे जीभ पर कुछ है। मतलब उत्तर तो दूर, हमारे प्रश्न भी हमारे नहीं रह गए जो हमारी खोपड़ी में भर दिए गए हैं। वह इतने ऑटो सजेशंस हमारे दिमाग में है कि जब हम लिखते हैं, सोचते हैं, किसी से बात करते हैं, तो सहायक प्राध्यापक जैसा व्यक्ति यदि इस प्रकार की बात कर रहा है, तो फिर उसको जिन विद्यार्थियों को निकालेगा, जिनको पढ़ाएगा, उनका तो भगवान मालिक है। तो साहित्य नया आएगा, उसको इस तरह से लिखा जाए। अब जैसे रामायण है, तो रामायण में यथार्थ का वर्णन नहीं है क्या? उस समय की जो गलत बातें हुई थी, स्त्री का अपहरण हुआ था, छद्मवेश में आकर के उसने अपहरण किया था, समाज की जो दुरावस्था थी, ज्ञानी लोगों को मतलब ऋषि मुनियों को कष्ट दिया जा रहा था,
और दशरथ जैसे वीर, जनक जैसे विद्वान सब देख रहे थे। उनको मालूम नहीं था क्या कि क्या रावण क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी शांत थे। उसमें से मार्ग कैसे निकलेगा, किस प्रकार से रास्ता निकल करके रावण को परास्त किया जाएगा। तो वास्तविकता तो दिखाई, यथार्थ तो दिखाया, और राज्य की सहायता छोड़ राम जी ने वनवासियों को एकत्र करके रावण को हराया। वनवासी नहीं, पशु पक्षी भी जो उनके सहायक हो सकते थे उनको लेकर के उन्होंने परास्त किया। लेकिन वास्तविक परिस्थिति का वर्णन इस ढंग से किया कि आज इतने हजार वर्ष जितने भी होंगे के बाद भी हिंदुस्तान में कोई अपने लड़के का नाम रावण नहीं रखता है। वो प्राध्यापक महोदय भी नहीं रखेंगे। कोई अपनी लड़की का नाम शूर्पणखा नहीं रखता। रामायण हर घर में है, लोग पढ़ते हैं, याद करते हैं, सब प्रकार के लोग देश में हैं, लेकिन सबको मालूम है कि रावण का आचरण ठीक नहीं था, आदर्श नहीं हो सकता। शूर्पणखा का आचरण आदर्श नहीं हो सकता। हाँ, आजकल कोई एक उत्तर प्रदेश में सज्जन है, उन्होंने अपना नाम रावण रख लिया है। वैसे नहीं रखा जाता। क्यों नहीं रखा जाता? तो साहित्य ने इस ढंग से प्रस्तुति की है कि अच्छा क्या है, बुरा है, ये उनकी समझ में आ गया। तो वही चीजें आनी चाहिए। कितना समय है तुम्हारे पास? एक लकड़हारे की कथा आप सबने पढ़ी होगी कि एक लकड़हारा था, वो जंगल में लकड़ी काटने जाता था। नए बच्चों को इनको नहीं मालूम होगा बेचारों को। और वो एक दिन उसकी कुल्हाड़ी गिर गई तालाब में, फिर जल देवता आई और उसने सोने की कुल्हाड़ी लेके आई। उसने मना किया, फिर चांदी की लाई, फिर लोहे की लाई। उसने कहा ये मेरी है। फिर उसने प्रसन्न होकर तीनों दे दी। ये कथा सबको मालूम है। लेकिन ये कथा क्यों लिखी गई थी? कथा मनोरंजन, साहित्य के या कथा मनोरंजन के लिए है क्या? वह इन जीवन के शाश्वत मूल्यों को समझाने के लिए है कि व्यक्ति के जीवन में क्या होनी चाहिए? प्रामाणिकता। व्यक्ति के जीवन में ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। क्योंकि उसका जो पड़ोसी था वो जब देखता है ये संपन्न हो गया तो पूछता क्या हुआ, तो उनका ऐसे ऐसा हुआ। तो दूसरे दिन वो भी अपनी कुल्हाड़ी लेके जाता है, पेड़ पे बैठता है, पेड़ क्या काटना था वो पानी में सीधी डाल देता है। और जैसे ही वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आती है कहता हाँ यही मेरी है। तो यह जो मूल्य है जीवन में, प्रामाणिकता, ईमानदारी, परिश्रम, ईर्ष्या नहीं करना पड़ोसी से, उसकी संपन्नता से द्वेष नहीं होना, यह इस कथा का उद्देश्य था। आज उसी कथा को अहमदाबाद में आप अपने बच्चों को सुनाएंगे तो आपके बच्चे उसको नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है लकड़हारा क्या होता है। उनको पता ही नहीं है कि कुल्हाड़ी क्या होती है। अब जब बेचारों ने वो देखी नहीं है तो उनको रुचि कैसे आएगी उसमें? तो आज के साहित्यकार को लिखना पड़ेगा कि एक लड़का बगीचे में घूमने गया था, उसके हाथ में मोबाइल था नोकिया का, वो तालाब के किनारे बैठा था तो वो तालाब में गिर गया, रोने लगा कि घर जाके पिटाई लगेगी। तो या तो माली या जल देवता निकला और उसने वो मोबाइल ला के दिया। उनका नहीं ये मेरा नहीं है, ये तो उसका है, एप्पल का है। फिर वो सैमसंग का लेके आया, उसने कहा नहीं ये भी मेरा नहीं है। फिर वो जो है नोकिया का लेके आया, उसने कहा हाँ ये मेरा है। तो माली खुश हो गया और उसने तीनों मोबाइल उसको दे दिए। अब दूसरे दिन उसके दोस्त ने बैग में देखा बस्ते में कि 3 मोबाइल। उनका यार तेरे पास 3 कैसे? तो उसने कथा सुनाई। दूसरे दिन वो भी गया और अपना मोबाइल डाला। तो आज अगर हमें वही कथा बतानी है, कथा क्यों बतानी है? तो ईमानदारी, प्रामाणिकता, ईर्ष्या, द्वेष, ये समझाने के लिए। और आज के बच्चे को किस भाषा में समझ में आएगा ये हमको बताना पड़ेगा। तो भारत की साहित्य परंपरा यही है कि जीवन के शाश्वत मूल्य जो बताए गए हैं वो अपरिवर्तनीय है। समय और व्यक्ति केवल बदलता है, इसलिए बदली हुई उसमें उन जीवन के शाश्वत मूल्यों को बताना पड़ेगा। मनुष्य को उधर ही ले जाना है
यही साहित्य का मुख्य प्रयोजन है। और इसी के लिए जो चीज़ हम भूल गए हैं, जिसके कारण समस्या निर्माण हुई है, जो खलनायक थे वो आज के साहित्यकारों के लिए नायक बने हुए हैं। केवल एक उदाहरण देता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रिय विषय है लोगों का नंबर 1 कर्ण, क्योंकि आज की सारी टर्मिनोलॉजी में फिट होता है कि वो शोषित भी था, पीड़ित भी था, माँ ने छोड़ दिया था, उस पर अन्याय हुआ था, तो जो पूरी हमारी आज की टर्मिनोलॉजी उसमें फिट बैठता है। और जो वर्णन वो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। मृत्युंजय में भी है, उसकी चर्चा नहीं करूँगा मैं। लेकिन क्या कर्ण नायक बनने लायक है? क्या कर्ण इतना वीर था? अर्जुन ने कर्ण को इसके पहले कई बार हराया। विराट में के राज्य में जब वो सेना लेके गए थे, उसमें द्रोणाचार्य भी थे, भीष्म भी थे, कर्ण भी था। वहाँ अर्जुन ने इनको परास्त किया अकेले में उत्तर की सहायता से। जब यह वनवास में थे तब भी दुर्योधन सबको लेकर के जंगल में गया था इनको परेशान करने, और वो चित्रसेन गंधर्व जब इनको पकड़ करके ले गया दुर्योधन वगैरह को, तो कर्ण वहाँ से भाग गया था। तब कर्ण ने नहीं बचाया, तब अर्जुन ने और भीम ने जाकर ही उनको बचाया था। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और द्रौपदी का जो प्रसंग है दरबार का, कर्ण ही था जिसने कहा था जिसके 5 पति हो उसकी काय की इज्जत, इसके कपड़े उतार सकते हो, कर्ण था। और ऐसे कल्प्रिट को जो महाभारत का मूल कारण है, अगर कर्ण नहीं होता तो दुर्योधन की हिम्मत नहीं थी लड़ने की, क्योंकि उसको द्रोणाचार्य और भीष्म पे तो विश्वास था ही नहीं। खैर वो सब छोड़ो, कुल मिलाकर के हमारे साहित्यकारों की मानसिकता कितनी रुग्ण है और कैसे उनके पीछे हम अपने पाठकों की रुचि खराब कर रहे हैं। कि जैसे बम्बईया फिल्म आती है ना, कि उसमें एक बगीचे में गाना होना चाहिए, एक बाथरूम का सीन होना चाहिए, विलन की और इसकी मारपीट होनी चाहिए, और आज वो एकदम उसकी माँ कहीं मजदूरी कर रही होती है, कल एकदम वो 10 लाख की बिल्डिंग खरीदने जाता है। ऐसी सारी कथाएं 2.5 घंटे वो गलत काम करता है, उसका खूब बढ़िया चित्रण होता है, गड़बड़िए बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले सब आ जाते हैं। आखिरी के 10 मिनट में जरूर वो माफी मांग लेता है, पुलिस ले जाती है और पुलिस जज छोड़ देता है। जज साधे जेब कतरे को 10-10 साल नहीं छोड़ता है। तो 2.5 घंटे हम क्या दिखा रहे हैं? समाज की मानसिकता, दर्शक की मानसिकता विकृत करने वाली चीज दिखा रहे हैं। केवल 5 मिनट का संदेश दे रहे हैं हम कि ये गलत था, कौन देखेगा समझेगा? तो साहित्यकार की और साहित्य की जिम्मेदारी है कि व्यक्ति की वृत्ति प्रवृत्ति ठीक रखना, और जो जीवन के शाश्वत मूल्य है परिवर्तन के काल में उनको ठीक ढंग से आज की शब्दावली में, ये जो हमारे खोपड़ी में बहुत सारी गलत चीज भर गई हैं उनको समझ करके, हमको पता ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं। ये जो दूरदर्शन और ये आया है ना, इसने हमारी बुद्धि को भी भ्रष्ट किया है, स्मरण शक्ति को खराब किया और कल्पना शक्ति को, क्योंकि वो सीधा सीधा तैयार माल आता है। किताब जो पढ़ता है ना उसको तो सोचना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, मन में कल्पना करनी पड़ती है उस चित्र की जो उसने साहित्यकार ने खींचा है। टीवी वाले में तो हमें कुछ करना ही है, जो उसने रेडीमेड बना करके दे दिया वो देखना है, सही है कि गलत है उसकी हमें कोई फिक्र करनी नहीं होती। और वो उस चीज को बेचते हैं जो बिकेगी, और बेचने वाला कभी भी अपने ग्राहक का भला नहीं सोच सकता। वो काय का सोचता है? पैसा कमाने की। कुल मिलाकर ये है अखिल भारतीय साहित्य परिषद, साहित्य जगत का ये जो वातावरण प्रदूषित हुआ है, साहित्यकारों की जो सोच होनी चाहिए वो बदली है, साहित्य के मापदंड बदल गए हैं। पहले कवि होना इतना कठिन था, जब तक आपको भाषा का ज्ञान नहीं है, आपकी शब्दावली बहुत बड़ी नहीं है, जब तक आपको छंद अलंकार रस इनका ज्ञान नहीं है, जब तक आप तुकबंदी नहीं कर सकते तब तक कविता कर नहीं सकते, सबसे कठिन था। और आज अगर सबसे अधिक कोई पाए जाते हैं, कवि पाए जाते हैं।
वो तो पता नहीं कैसे इन्होंने इकट्ठे कर लिए, नहीं तो 5-7 आ जाते हैं तो बहुत है साहित्य की इसमें। हाँ, कवि गोष्ठी रखो तो इससे दुगने भी आ सकते हैं, लेकिन कोई भी कविता सुनने नहीं आता है, सबके सब अपनी सुनाने के लिए आते हैं। तो ये जो साहित्य जगत का सारा वातावरण है, इसको बदलने का काम अखिल भारतीय साहित्य परिषद का है। उस हम भारत की सभी भारतीय भाषाओं के, क्योंकि भारत की भाषाएं अलग होंगी लेकिन उनका स्वर एक ही है, क्योंकि सबका आधार वही है, वेद है, उपनिषद है, इसके रामायण है, महाभारत, इसके अलावा नहीं है, हो भी नहीं सकता। तो किसी भी भाषा, इसलिए भारत की सभी भाषाओं के साहित्यकारों को एक साथ एक मंच पे लाना, इन बातों की तरफ उनको ध्यान दिलाना, अच्छे अच्छे विषयों को वो लोग लिखें, वो पुस्तकें प्रकाशित हों, लोगों के सामने आए, पाठकों की रुचि बदले। और साहित्य यानी केवल कविता नहीं, साहित्य यानी सारी विधाएं हैं, उन सारी विधाओं में काम हो, और घर बैठ करके नहीं, बाहर निकल करके समाज को देखकर अनुभव ले करके। मेरे को पता नहीं शरद चंद्र यहाँ कितना चलता है गुजरात में, लेकिन शरद चंद्र के उपन्यास जब वो थे तब जितने बिकते थे आज उससे ज़्यादा बिकते हैं। हिंदी में लोगों ने शरद चंद्र को पढ़ने के लिए वो बंगला सीखी थी उस जमाने में। तो शरद चंद्र की जब 2-3 कहानियाँ छप गई तो उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि जब मैं सड़क से जा रहा था तो मैंने देखा कि पटरी के उस पार पढ़ाने वाले गुरुजी जा रहे हैं। पुराना समय था, आज का होता और इस पटरी पे गुरुजी आ रहे होते तो लड़का उधर चला जाता, लेकिन उसने पटरी बदली और उधर गया, पैर छुए तो वो एकदम समझ नहीं पाया कि कौन है। जब खड़े हुए तो बोले, शरद तू? अरे आजकल तेरी बड़ी कहानियाँ छप रही हैं, बड़ी अच्छी होती हैं। उन्होंने कहा गुरुजी आपका आशीर्वाद है, आपने पढ़ाया है। बोले ये तो ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखना, एक भी शब्द वो मत लिखना जो अपनी आंखों से ना देखा हो। और शरद चंद्र की सारी रचनाएं आप पढ़ेंगे, आपको एक ही बात ध्यान में आएगी कि आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि ये कल्पना होगी। आप ध्रुव भाई भट्ट को पढ़ लें, भैरप्पा जी को पढ़ लें, निर्गया माधव जी को पढ़ लें, इसी प्रकार का। तो वास्तविकता का अर्थ ये नहीं है कि गटर का ढक्कन खोल के रख दिया, गटर का ढक्कन खोलने के बाद बदबू ही आएगी, खुशबू आ ही नहीं सकती। तो समाज की विकृति दिखाना इसलिए कि ये बताना कि समाज खराब है, ये साहित्य का समाज पर बलात्कार है जो नहीं होना चाहिए, जो आज सर्वाधिक हो रहा है। तो ये सारी जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके लिए अखिल भारतीय साहित्य परिषद साहित्यिक यात्राएं निकालती हैं। हमारी 2 यात्राओं में उषा भी रही थी, बाकी भी यहाँ कोई हो सकता है, धीरज बैठे ये थे। तो अलग अलग स्थानों की वहाँ जा कर के जगह देखना, लोगों से मिलना, गांव में जाना, टूरिज्म के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा के लिए नहीं, आंखों से जाके उन चीज़ों को देखना, लोगों से मिलना, और उसमें से समाज के लिए क्या दिशा हो सकती। जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कहीं लिखी नहीं है, ये किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन देश भर में घूमकर साहित्यकारों से मिलकर जो बात मेरे ध्यान में आएंगे वो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। आप लोगों ने मेरी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी और संचालिका ने भी बंद करने का वो नहीं किया, इसलिए सबका आभार। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय वंदनीय मंच અને વિશિષ્ટ મહાનુભાવો અને વિદ્યાર્થીઓ, પહેલાં તો પરાડકરજી દાદાની એક ક્ષમા યાચના કરી લઉં કે એમનો આગ્રહ હતો અને વારંવાર આ એકમમાં કાર્યક્રમ કરવા, પણ હવે એક અમને બળ, એક તાકાત, એક ઉત્સાહ, એક પ્રેરણાનું એક પિયુષ પારણું અહીંયાથી અમને મળ્યું. અમે આ પછી અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદને, એના વિચારોને અખિલતાના સંદર્ભમાં, આ એક એવી સંસ્થા છે, મારે તો આભાર વિધિ કરવાનો છે, ભાષણ નથી કરવાનું, પણ ભારતની બધી જ ભાષાઓના લેખકોને ગઈકાલે જ આણંદમાં ભારતમાંથી 125 જેટલી બહેનો લેખિકાઓનું એક સંમેલન અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદના સંદર્ભમાં થયું. ત્યારે જોવા મળી કે આ સંસ્થા એ ખરેખર સાહિત્યની સાચી વિભાવના બાંધી આપે છે.
આભાર પરાડકરજીનું એટલા માટે માનું કે આ સંગઠન સાથે એ એક વડીલના રૂપમાં તો છે જ, એમના પિયુષ, એમનો પ્રેમ, એમનો આગ્રહ, એમનું શિસ્ત એ બધા લોકો માટે એક માર્ગદર્શન રૂપ બન્યું છે. વારંવાર આગ્રહ, નાનામાં નાના માણસથી લઈ અને મોટામાં મોટા માણસ સાથે એમના જે સંબંધો છે એનાથી એક સંગઠન સાથે કેવી રીતે કામ કરાય, એક વિચાર સાથે કેવી રીતે કામ કરાય એ શીખવા મળ્યું. અતિ વ્યસ્ત સમયની વચ્ચે એમણે એક આગ્રહ કર્યો કે તમારે આ વખતે તો મને લઈ જ જવાનો છે કર્ણાવતી અમદાવાદમાં, અને અમે રોકી ન શક્યા અને એમને મળવું હતું બધાને. એ સંદર્ભમાં એ આવ્યા, એમના કિંમતી સમયમાં એ રોકાયા, 3-4 દિવસથી આનંદ હતા અને આજે એ આપણી વચ્ચે આપણને મળ્યા. ફરીથી અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદ અને આ બધા વતી હું એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ગુજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ ડૉક્ટર હર્ષદભાઈ પટેલ એમણે આ કાર્યક્રમ માટે મંજૂરી આપી, આ વ્યવસ્થા કરી આપી, માર્ગદર્શન આપ્યું અને ખૂબ બધી એમની એક મદદ અમને મળી. એ બદલ હું એમનો ખાસ આભાર અહીંયા વ્યક્ત કરું છું. ઉપર મંચસ્થ મહાનુભાવમાં પદ્મશ્રી વિષ્ણુભાઈ પંડ્યા, ઉષાબેન ઉપાધ્યાય, વર્ષાબેન, ભાનુભાઈ, અમારા આ સંગઠનના વાલી અને સંજયભાઈ, આ પાંચેય આપણા વક્તાઓ અને મહેમાનો જે મંચસ્થ છે એ બધા પણ આ એક કાર્યને દીપાવવા માટે, પ્રેરણા આપવા માટે પોતાના સમય કાઢીને અહીંયા આવ્યા. એ બદલ એમનો હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. 4 સન્માનિત સાહિત્યકારો અલ્કેશભાઈ, જયવંતભાઈ, હરદ્વારભાઈ અને સુચિતાબેન, એ 4નો પણ આભાર કે તમે તમારું સન્માન કરવાનો અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદ ગુજરાત પ્રાંતને એક મોકો આપ્યો અને અહીંયા આવ્યા, અહીંયા અમારી વચ્ચે રોકાયા અને અમને પ્રેરણારૂપ બન્યા. ચારેય આ મિત્રોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. અખિલ ભારતીય સાહિત્ય પરિષદના લખતા, વાંચતા, સમજતા એવા કાર્યકર્તાઓનો આભાર કે આ કાર્યક્રમ માટે 15 દિવસથી સતત ઓનલાઈન બેઠકોમાં જોડાવું, વિવિધ જવાબદારીઓ સ્વીકારવી, રાત દિવસ ચિંતા કરવી, એ બદલ હું એ બધાનો નામ નથી લેતો પણ એ બધાનો આભાર માનું છું. છતાંય ભરતજી, અમૃતભાઈ, ઉમેશભાઈ, ગોવિંદભાઈ, રીતેશભાઈ, અભિષેકભાઈ અને અન્ય મિત્રો, ખાસ આ બધાનો અહીંયા હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. વ્યવસ્થાપક વિદ્યાર્થીઓ, આ ખરેખર આ કાર્યક્રમ જ્યારે સફળ થાય છે ત્યારે એના પડદા પાછળ તો અમારા પીએચડીના અને આ એમએના અને બીએના વિદ્યાર્થીઓ છે કે એમને આ કામ સોંપ્યું. પાણીની વ્યવસ્થા, નાસ્તાની વ્યવસ્થા પણ છે, ચા પાણીની વ્યવસ્થા પણ છે. આ બેનરથી માંડીને હોલને તૈયાર કરવાના બધી વાત એમને સ્વીકારી, કામ કર્યું, પોતાનો સમય આપી. એ મિત્રોનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. આમંત્રિત મહેમાનો, નગરમાંથી ઘણા બધા સાહિત્યકારો અને મિત્રો પણ આવ્યા છે, એમના પરિવારવાળા પણ આવ્યા છે, બધાનો પણ આભાર. બધાને આભાર સાથે ફરીથી પાછા આ સૌ શ્રોતાઓનો આભાર કે જો તમે ન હોત તો આખો આ કાર્યક્રમ દીપી ના ઉઠે. તો બધાનો આભાર. કોઈનું પણ નામ રહી જાય તો માફ કરજો, પણ આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે, વિચારથી માંડી અને અત્યારે સફળતાના શિખર સુધી પહોંચાડવા માટે જે પણ મિત્રો પરમાત્માથી લઈને આપણે બધા, એ બધાનો હું હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું. અને આ સંચાલક ખ્યાતિબેન, એમને પણ ખૂબ જહેમત ઉઠાવી છે. કાર્યકર્તા તો છે જ, સારા પત્રકાર પણ છે, એમનો પણ આભાર.